दोस्तों टाइम था 1945 और वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो चुकी थी। इसी टाइम जापान पे 2 एटॉमिक बम गिरे थे। जापान के बड़े बड़े शहर पूरे तबाह हो चुके थे और जापान की गवर्नमेंट पूरी कर्जे में डूब चुकी थी। जापान के लोग पूरे सड़कों पे भूखे मर रहे थे और पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि जापान सदियों तक भी अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन सिर्फ 19 साल बाद वही जापान दुनिया को 1964 में अपनी पहली बुलेट ट्रेन दिखाता है और अगले कुछ सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन के ऊपर आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश जो पूरी तरह तबाह हो चुका हो और वो इतने कम टाइम में एक सुपर पावर बन के आ जाए? ये कोई मिराकल था या सीक्रेट प्लान जो अभी तक भी वर्ल्ड का कोई और देश कॉपी नहीं कर पाया? तो आज हम जापान की इसी इकोनॉमिक मिराकल के बारे में बात करेंगे जो आपको भी हैरान कर देगी। दोस्तों 1946 में वर्ल्ड वार टू खत्म होने के बाद जापान इकोनॉमिकली पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। जापान की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्री वॉर लेवल की सिर्फ 27.6% रह गई थी। हाइपर इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई थी कि लोगों की लाखों की सेविंग्स की भी कोई वैल्यू नहीं रही। 1946 में जापान में फेमाइन जैसे हालात हो गए थे, बट अमेरिका ने अपनी फूड शिपमेंट भेज के उस चीज को रोका। वर्ल्ड वॉर टू में जापान की डिफीट के बाद नॉर्थ साइड ऑफ जापान को रशिया ने ऑक्युपाई कर लिया और साउथ साइड ऑफ जापान को यूएसए ने ऑक्युपाई कर लिया। और अमेरिकन ऑक्युपेशन के अंडर जापान को एक मेजर चेंज से गुजरना पड़ा। यूएसए एंड अलाइड फोर्सेस ने जापान की हैवी इंडस्ट्री और साइंटिफिक रिसर्च को पूरी तरह वीक कर दिया ताकि वो कभी दोबारा अपने पैरों पे खड़ा ना हो सके और जंग कर सके। और इन्हीं हैवी रिस्ट्रिक्शन के अंडर बैंक ऑफ जापान एंड गवर्नमेंट ऑफ जापान को हाइपर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा। बट फिर यूएसए ने महसूस किया कि जापान का नेबरिंग कंट्री रशिया है और इसमें कम्युनिज्म है, और अगर जापान को इतनी हैवी रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़े तो हो सकता है वो कम्युनिज्म की तरफ चला जाए। तो इसीलिए यूएसए ने अपनी पॉलिसी में कुछ शिफ्ट किया। तो फिर यूएस ने जापान को अलोंग विद वेस्ट जर्मनी रीबिल्ड करने का सोचा, दैट टू इन डेमोक्रेटाइज फॉर्म। लेकिन जापान को असली बूस्ट एक ऐसी चीज से मिला जो जापान ने कभी नहीं सोचा था, और वो थी कोरियन वॉर ऑफ 1950। जब कोरिया में जंग शुरू हुई तो यूएस आर्मी को मिलिट्री सप्लाईज की जरूरत पड़ी। तो उनके लिए अमेरिका से सामान मंगाना बहुत महंगा था। इसीलिए यूएस आर्मी ने जापान को स्पेशल ऑर्डर्स दिए। और उसी टाइम टोयोटा कंपनी, जो आज वर्ल्ड की एक मेजर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस टाइम हैवी लॉसेस फेस कर रही थी। वो बैंकरप्सी की कगार पे थी और टोयोटा को यूएस से हजारों ट्रक्स बनाने का ऑर्डर मिला। और जापान की हैवी इंडस्ट्री जो उस टाइम लॉस फेस कर रही थी, उनको भी हजारों प्लेन्स और टैंक रिपेयर करने का काम मिला। और ये चीज जापान के लिए एक आसमान से गिरे हुए तोहफे की तरह था। और इसी वजह से जापान ने मिड 50s में अपना प्री वॉर इकोनॉमिक लेवल अचीव कर लिया। और दोस्तों जापान की इस हाई इकोनॉमिक ग्रोथ की जर्नी में उनकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। 1960 में उनके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं हयातो ओकेडा। उन्होंने एक मास्टर स्ट्रेटजी बनाई। उन्होंने कहा कि वो 10 साल में हर जापानीज की इनकम डबल कर देंगे और उन्होंने टारगेट रखा 7.2% इकोनॉमिक एनुअल ग्रोथ। दोस्तों उसी टाइम जापान में जेबास्तु नाम के बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट थे। वो एक मैसिव एंड फैमिली ओरिएंटेड ग्रुप्स थे जो पूरे बिजनेस को कंट्रोल करते थे, और वो 80-60 एस मेजी रेवोल्यूशन से एग्जिस्टेंस में थे। प्राइम मिनिस्टर अकेदा ने उन ग्रुप्स को खत्म करके नए ग्रुप्स की स्थापना की जिनको बोला गया केरेस्तु। और जापानीज गवर्नमेंट एंड बैंक्स ऑफ जापान ने उनको फुल सपोर्ट किया। और दोस्तों इन्हीं सब मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से 1970s तक जापान की इकोनॉमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बिटवीन 1957 टू 1973 जापान की इकोनॉमी ने 10% एनुअल ग्रोथ रेट की। मिड 50s के बाद जापान में मिडिल क्लास का ओरिजिन हुआ, जिसने मेजर डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट और बैंक सेविंग्स को प्रोवाइड किया। और जापानीज बैंक ने यही सेविंग्स लार्ज जापानीज कंपनीज को फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए दिए। हयातो ओकेडा के डबल इनकम प्लान ने भी एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया। दोस्तों अमेरिका एक फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जिनका नाम है चाल्मर जॉनसन। उन्होंने अकीदा की तारीफ की। उन्होंने बोला कि जापान की ग्रो करने की स्पीड और जापान का ग्रोथ रेट, ये सिर्फ अकीदा की विजन थी और उन्हीं की विजन से ये सब पॉसिबल हो पाया। जापान के अर्बन हाउस होल्ड का खर्चा 1955 से 1970 तक डबल हो गया, जिसने एक मेजर कंज्यूमर मार्केट को प्रोवाइड किया। इसी टाइम में जापान ने पूरी दुनिया को हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई क्वालिटी कार्स को सप्लाई किया। मेड इन जापान जो पहले एक सस्ता सिंबल समझा जाता था, अब वो हाई क्वालिटी सिंबल बन गया।
बट 1973 में जापान के इकोनॉमिक मिरेकल को एक मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और वो था जापान का 1973 का ऑयल क्राइसिस। 1973 में जापान में कच्चे तेल की कीमतें $3 प्रति बैरल से $13 प्रति बैरल तक चली गई और इसकी वजह से जापान की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 20% तक गिर गई। फिर 1978 और 1979 में दोबारा ऑयल शॉक आया, जिसकी वजह से तेल की कीमतें $13 पर बैरल से $39.5 पर बैरल तक चली गई। फिर भी जापान ने हिम्मत नहीं हारी और दोनों ऑयल क्राइसिस को फेस करके एक नई दिशा में बढ़ने लगा। ऑयल क्राइसिस के बाद जापान ने टेक्नोलॉजी सेंट्रिक प्रोडक्शन पे ध्यान दिया और जापान ने मेजर टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, सेमीकंडक्टर्स, फ्यूल एफिशिएंट कॉम्पैक्ट ऑटोमोबाइल्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड वीडियो रिकॉर्डर्स। अपनी हैवी इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए जापान ने हैवी रोबोटिक्स को प्रोड्यूस किया। लेट 1980s में जापान ने फार्मास्यूटिकल एडवांसमेंट्स में और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में हैवी इन्वेस्टमेंट की और दोस्तों उन्हीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के अंडर जापान ने अर्ली अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम इजाद किया और इसी सिस्टम ने जापान को फ्यूचर में आने वाले अर्थक्वेक से बहुत हद तक बचा लिया। 2011 में जब तोहोकू अर्थक्वेक आने वाला था तो इसी सिस्टम ने लोगों को 15 से 20 सेकंड पहले अलर्ट करना शुरू कर दिया और इससे बहुत से लोगों की जान बच गई। और जापान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जब भी अर्थक्वेक आने वाला होता है तो इनके कंप्यूटर्स और सिस्टम अपने आप क्लोज डाउन हो जाते हैं। तो दोस्तों जापान की कहानी पूरी दुनिया को एक अच्छा सबक देती है और वो है बिल्ड बैक बेटर। जापान ने हर मुसीबत के बाद एक बेहतरीन सिस्टम बनाया। जापान ने 1923 के कांतो अर्थक्वेक्स के बाद बिल्डिंग कोड्स बदले, 1995 के कोबे अर्थक्वेक के बाद रेट्रोफिटिंग शुरू की और 2011 के अर्थक्वेक के बाद उन्होंने अपना सप्लाई चेन सिस्टम को रेजिलेंट बनाया। तो जापान का असली इकोनॉमिक मिरेकल उनकी सिर्फ जीडीपी नहीं बल्कि उनका कल्चर ऑफ प्रिपेयर्डनेस है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका देश जापान के इस मॉडल से कुछ सीख सकता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी हो तो फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।